अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दोस्त आपकी मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अनमोल मोहब्बत। तो चलें शुरू करते हैं। सारे घर में हलचल मची थी, खूब हंगामा गर्मी थी। एक तो रमज़ान की आमद थी और साथ में चचा मेहताब का भी इरादा ईद पर यहीं करने का था। सो वो अपनी पूरी फैमिली समेत लाहौर से यहाँ गाँव आ रहे थे। और ऐसा कैसे हो सकता था कि रमज़ान की आमद हो और घरों पर रौनक ना हो। रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी गई होती। आखिर एक एक हफ्ते ही तो बाकी था और आज रात तो चचा की फैमिली भी आ रही थी। सो सभी कामों में लगे थे। बिल्किस बेगम ने तो बहुत सारे पकवान तैयार कर लिए थे। अब दादी पता नहीं क्या बनाने में मगन थी और सारा काम खुद करना चाहती थी। इतने अरसे बाद उनका बेटा आ रहा था। मुख्तलिफ पकवान की खुशबू से सारा घर महक उठा था। अरे मैं कहती हूँ इस कमबख्त मोबाइल को पड़े फेंक दो और धनिया सामने वाली दुकान से भागा भाग पकड़ ला। दादी ने फैसल को मोबाइल से सर दिए देखकर झड़कते हुए कहा। क्या दादी, अभी तो पकड़ा था। इसके निठौरेपन से कहने पर दादी ने उसे घूंटे से नवाजा। अरे तेरे कौन से बिजनेस चल रहे हैं? अब चल जा, जल्दी से हिल जा और धनिया लेकर आ। सिर्फ बातों में ही लगे रहेगा। एक तो इस बूढ़ी जान ने हर पर ही सारा बोझ रख डाल रखा है। दादी के कहने पर नाचार मोबाइल को अपनी पैंट की जेब में डालता उठ खड़ा हुआ। बतलाएं क्या लाना है? अरे लाना क्या है, सामने बशीर की दुकान से धनिया उठा कर ला। पहले ही टाइम कम है, जल्दी जाइयो और जल्दी आइयो। आज तो मैंने अपने बेटे का पसंदीदा मटर गोश्त बनाऊंगी। दादी ने बेटे को याद करते हुए मोहब्बत से कहा। क्या मैं सिर्फ धनिया लेने जाऊं? फैसल ने आंखें फाड़ते हैरत से पूछा। नहीं तो पूरी दुकान उठा ला। दादी के तंज़े अंदाज पर बैठे मटर निकालते आसिफ की हंसी छूट गई। अरे दादी, वो ड्राइवर चचा से अम्मी जान ने सारा कुछ मंगाया तो था। नहीं वो नहीं, वो तो बशीरे की दुकान से ही ला कर दे और अपने घर ताज़ा धनिया देता है। और ताज़े धनिए की तो बात ही अलग होती है और खुशबू भी अलग होती है। जा भी, अब देखी जा रही है। कहती हूँ मैं बिल्किस, तुम्हारे बेटे दिन ब दिन निकम्मे होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये फैसल। दादी के कहने पर आसिफ का कहका हवा में बुलंद हो गया तो फैसल आसिफ को घूरता हुआ मज़ीद कुछ कहे बगैर पाँव पटकता चला गया। तो क्या गधों की तरह हक रहा है? जल्दी मटर निकाल कर मुझे किचन में दे। दादी के सख्त लहजे पर आसिफ की हंसी को बारीक लग गई और जल्दी जल्दी मटर निकालने लगा। एक तो निकम्मे हैं सब के सब, दादी बड़बड़ाती हुई वापसी किचन में चली गई। बेटा, सामान पैक हो गया तो गाड़ी में रखवा दो और खुद भी जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि गांव के लिए रवाना हो सके, मेहताब साहब ने लबीना के कमरे में आते हुए कहा। जी बाबा, मैं रखवा दिया है, बस अभी तैयार होती जा रही हूँ, लबीना ने मुस्कुरा कर कहा। तो मेहताब साहब इसके सर पर पैर देते वापसी चले गए। तो वो भी कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आ गई, जहाँ मेहताब साहब, आसिया बेगम और अब्बू बकर और सिद्रा पहले से ही खड़े थे। सभी गांव जाने के लिए बेहद एक्साइटेड थे सिवाय लबीना के। लबीना के आने पर सभी गाड़ी में बैठ गए तो मेहताब साहब ने गाड़ी गांव की तरफ कर दी। 4-5 घंटों की थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार वो गांव की सरहदों में पहुंच ही गए। हर तरफ फसलें थीं जो पक कर ज़्यादा रंग में ढल चुकी थी। ऐसा महसूस होता जैसे हर तरफ जर्द चादरें बिछा दी गई हों। मशीनों के जरिए गंदम की कटाई की जा रही थी। गर्मी अपने जोखन में थी, लेकिन इसके बावजूद किसान लोग फसलों की काट छांट में लगे थे। हर सिर्फ मर्द बल्कि औरत भी सर तोड़ काम में मगन थी। वो तीनों बहन भाई भी मगन से शीशों से नजर आते मंतजर को देख रहे थे। जब मेहताब साहब ने गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते में डाल दी, गांव के रास्ते को कच्चे थे
कुछ घर भी कच्चे ईंटों से बने थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी नईम साहब के घर के सामने पहुंच चुकी तो सबकी नजरें सामने 2 मंजिला घर पर पड़ी तो तीनों बच्चों की आंखों में हैरत नमूदार हो गई। ये घर किसी भी एंगल से गांव का नहीं लगता। मेहताब साहब ने हैरान बजाया मुलाजिम से अंदर से गेट खोल दिया तो गाड़ी सीधा घर के अंदर ले आई। तो ही सब हैरत गाड़ी से बाहर निकलते घर का जायजा लेने लगे। ये 2 मंजिला घर खूबसूरत जदीद तर्ज से बनाया गया था। लॉन के गिर्द जंजीरों से 4 दीवारी बनाई गई थी जिसके साथ ही रंग बिरंगे फूलों के 2 पौधे लगाए गए थे। लॉन की सफाई कटाई का भी खास ख्याल रखा गया था। वो तो ये सब कुछ देखकर ही हैरत ज़दा थे। भला गाँव के घर ऐसे कहाँ होते हैं? अरे बच्चों, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो, मेहताब साहब ने सब बच्चों को हैरत ज़दा देख कर कहा तो वो सर हिलाते अंदर की तरफ बढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा अबूर करते दादी ने इन्हें ये वेख ही रोक लिया। अरे ओ समीना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था तेल पास ही रखियो, अब लेकर भी आ जा, मेरा बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। दादी ने समीना को आवाज़ लगाई तो भागती हुई तेल की बोतल लेकर आई, जबकि बस दादी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी के दरवाजे के दोनों अतराफ में तेल गिराने के बाद मेहताब साहब ने अंदर कदम रखा। इनके पीछे ही गाड़ी बाकी सब भी दाखिल हो गए। दादी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वैसे तो मेहताब साहब यहाँ का चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन माँ को इतने से ही कहना सुकून मिलने वाला था कि अब वो बहुत खुश थी कि उनका बेटा अपनी पूरी फैमिली के साथ ईद तक रहने आया है। मेहताब साहब के बाद दादी ने सब बच्चों को, बहू को भी प्यार किया। इसी तरह सब एक दूसरे से मिलने के बाद लाउंज के सोफियों पर अब बरजुमान हो गए और खुश गप्पों में मसरूफ़ हो गए। जब समीना सबके लिए ठंडे मशरूबात ले आई। क्या सोच रहा है? आसिफ ने फैसल को सोचों में गुम देखकर सरगोशी की, जबकि बाकी सब अपनी ही बातों में मगन थे। यार सोच रहा हूँ अगर दादी ने मेहताब चाचा की फैमिली के सामने हमसे काम करवा लिए तो। फैसल के कहने पर आसिफ भी परेशान हो गया। हाँ यार, कह तो तू सही रहा है। वैसे यार ये भी शुक्र है कि दादी सिर्फ किचन के काम करवाती है, कभी कभार अगर झाड़ू पोछा भी लगवाती तो हमारा क्या बनता था। आसिफ ने कहा तो फैसल खुद को झाड़ू पोछा लगाने का तस्वुर करके ही तरस उठा था तो वो अपनी ही भड़ास आसिफ पर निकाल दी। मुँह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया कर, जा दफ़ा हो जा। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे अभी दादी ने तुझे भेज दिया ना है कि जाओ फैसल, जाके मेहमानों के कमरों में झाड़ू पोछा लगा। आसिफ ने मुंह बनाते हुए कहा तो फैसल के दिल को ऐसे उठा के बाहर फेंक आए। अरे भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मेहताब साहब दोनों को खुसर खुसर करते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं चाची जान, वो तो हम बस ऐसे ही सोच रहे थे कि भाई अभी तक नहीं आए। आसिफ ने फौरन बात बनाते कहा। अरे वो फसलों की कटाई हो रही है इसलिए मैं गया है। तुम दोनों की तरह फारिग बैठा मोबाइलों में सर दिए नहीं बैठा रहता। दादी के तंज़े अंदाज पर दोनों का मुंह बन गए, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। दादी करते हुए ही हम काम, आप ऐसे ही ना हमें बदनाम करती हैं। फैसल ने अपनी सफाई में कहना चाहा। अरे तू बता ही देख क्या काम करता है। एक ने तो 2 मटर निकाल दिए, दूसरे ने धनिया ला। इससे ज़्यादा करते ही क्या हो तुम दोनों। चुप कर जा बेटा, इससे पहले तेरी पैर दादी हमारी मजीद करतूतों खोलें तो चुप हो जा। आसिफ की सरगोशी पर फैसल मुंह बनाता चुप हो गया। साथ शुक्र के समय समीना ने खाना लगाने का कह दिया तो सब खाना खाने में उठ खड़े हुए, वरना दादी का ही क्या भरोसा, पहले काम करवा लेती हैं बाद में सरेआम गुनवा देती हैं। सो खामोशी में ही आफियत जानते हुए वो सब के साथ खाना खाने चल पड़ी। खाना खाकर कुछ देर बाद तो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए और लबीना अपना सामान कमरे में सेट करने में मगन हो गई। सारा कमरा सेट करने के बाद देखा तो 12 बज चुके थे। वो पानी का जग भरने नीचे जा रही थी तो इसे गेट पर हैरान
اور ان کی آواز آئی تو وہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹاتے آ کھڑی ہوئی۔ سامنے گیٹ سے ایک بلیک پراڈو گھر میں داخل ہوئی۔ گاڑی کے داخل ہوتے ہی ملازم نے گیٹ بند کر دیا۔ اس ٹائم کون آیا ہوگا؟ شاید کوئی جاننے والا ہو۔ لبینہ سر جھٹکتے پانی کا جگ لیے نیچے آ گئی جہاں بلقیس بیگم کسی کو ڈانٹ رہی تھی اور وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ بلو شلوار قمیض میں مبروز اچھی پرسنالٹی کا حامل وہ شخص ایسے گاؤں کا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ لبینہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی کیونکہ اس کی لبینہ کی طرف پشت تھی۔ اب فرش ہو کر جلدی سے آ جاؤ، تب تک میں کھانا نکالتی ہوں۔ بلقیس بیگم کے ناراضگی بھرے انداز میں اس سے بغیر کچھ کہے ان کو گلے لگا لیا اور ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا تو سامنے کھڑی لبینہ پر نظر پڑی۔ بابا، مجھے گاؤں جانا پسند نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں گاؤں میں شادی کر لوں؟ مجھے کسی پینڈو کے ساتھ نہیں شادی کرنی۔ کتنی بے رخی تھی اس کے لہجے میں۔ کیا مہتاب صاحب نے بھی سمجھانا چاہا تھا؟ دیکھو بیٹا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ بابا جان، آپ نہیں جانتے گاؤں کے لوگ کتنے جاہل ہوتے ہیں۔ میری دوست کے رشتے دار گاؤں کے ہیں، دیکھا ہے میں نے انہیں۔ نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی کوئی مینرز۔ اس نے بھی کہہ دیا تو اس کے دوست نے اسے گاؤں کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے اپنے چچا کی فیملی کے بارے میں اسے بتایا کہ مہتاب صاحب اس کی شادی گاؤں میں کرنا چاہتے ہیں تو اس نے رشتے داروں کا تذکرہ کیا تھا، جب پر لبینہ ڈٹ گئی کہ گاؤں میں شادی نہیں کرے گی۔ لبینہ کو دیکھتے ہی اس کے آس پاس آوازیں گونجنے لگیں تو ہر سر جھٹکتا اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی جلدی سے بلقیس بیگم کے پاس آ گئی۔ ارے بیٹا، کچھ چاہیے تھا؟ بلقیس بیگم نے لبینہ کو اس ٹائم نیچے دیکھا کر پوچھا۔ نہیں تائی جان، میں نے تو بس پانی لینے آئی تھی۔ لبینہ کے کہنے پر دونوں باتیں کرتے کرتے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ فریج میں پانی رکھا تھا تو تم نے لو اب تب میں کھانا لگا دوں؟ بلقیس بیگم نے آٹے کی پیڑے بناتے کہا۔ میں لیپ کروا دوں؟ نہیں بیٹا، بس ہو گیا کام، تم فکر نہیں کرو۔ تائی جان، اب ایک بات پوچھوں؟ بنا ہچکچاتے ہوئے ضرور پوچھو بیٹا۔ یہ کون تھا جسے آپ ڈانٹ رہی تھی؟ لبینہ کے پوچھنے پر بلقیس بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ خضر ہے، میرا سب سے بڑا بیٹا۔ بلقیس بیگم کے کہنے پر لبینہ نے محض سر ہلا دیا۔ تبھی خضر فریش سا کچن میں داخل ہوا تو بلقیس بیگم وہیں کچن میں موجود ٹیبل پر کھانا لگانے کے لیے گئیں۔ اوکے تائی جان، میں اب چلتی ہوں، لبینہ بلقیس بیگم کو کہتے نظر خضر پر ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن خضر کی نظروں کا اس کا دور تک تعاقب کیا اور پھر سر جھٹکتا کھانے کی طرف ٹیبل پر ترجمان ہو گیا۔